हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व कर लिया है। ओके, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से। याद रहे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th का ये सीरीज चल रहा है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 38 का सॉल्यूशन चाहिए तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए। आपको आपके क्लास 10th का पूरा सिलेबस वहां पर, 10th का नहीं, क्लास 9th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वहां पर बच्चों ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहां हमने चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, और नीचे जो लिंक मिलेंगे वहां पे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक मिलेगा। ओके बच्चों, तो चेक द पिन कमेंट। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, इन व्हाट वे is the Rutherford's atomic model different from that of Thomson atomic model। देखिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पहले आया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बाद में आया था। तो बच्चों याद करिए थॉमसन ने क्या बताया था। चलिए थॉमसन की बात कर लेते हैं पहले। थॉमसन ने क्या बताया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर वो क्रिसमस पुडिंग जैसा है। अरे क्रिसमस का जो केक नहीं खाते हो, हाँ, क्रिसमस पुडिंग जैसा है, ये देखिए, या वाटरमेलन जैसा भी आप बोल सकते हो, बट क्रिसमस पुडिंग ज़्यादा फेमस था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, है ना। तो क्रिसमस पुडिंग में बच्चों यहाँ पर जो आपका पडिंग, क्रिसमस पडिंग होता है, उन्होंने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पॉजिटिव चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें करेंट्स की तरह, करेंट्स मतलब वो जो खाने वाला सामान नहीं होता उसमें सब जो पड़ा रहता है, लाइक चेरी वगैरह, ओके, जो भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ये करेंट्स की तरह क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है। यही बात बताई थी, सुन लीजिए। पॉजिटिव चार्ज थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज बच्चों कहीं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। ऐसा नहीं था कि कहीं एक ही जगह पॉजिटिव चार्ज उसका कॉन्सेंट्रेट, ना, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, उन्होंने बताया था। और उस पॉजिटिव चार्ज में जैसे कि क्रिसमस पुडिंग में आपकी चेरी वगैरह जगह जगह लगी रहती है, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन वैसे ही उसमें एम्बेडेड रहते हैं। बात समझ में, ये बताया था। उसके बाद वो जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट बताई थी कि जो मास है एटम का जो टोटल मास है वो कहीं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ना 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 ना, ऐसा नहीं कि कोई न्यूक्लियस है और उसमें सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ये पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह मास एक जैसा आपको एटम का मिलेगा, मतलब हर जगह एक जैसा मिलने का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या है, सेम है। अगर हम यहाँ पे इसका मास चेक करें पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम इसका ले ले, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम ले ले, यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम ले ले, तो मास आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। कोई डाउट है? अच्छा, रदरफोर्ड में आ जाइए जरा। रदरफोर्ड ने क्या बताया था बच्चों? रदरफोर्ड आप पढ़ते हुए चले आ रहे हो, एक्सपेरिमेंट भी देखा हमने, कई सारे क्वेश्चंस भी करे, रदरफोर्ड का कंक्लूजन भी हमने कल किया था। तो रदरफोर्ड में क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है, ठीक। और एटम का जो बच्चों, एटम का एक सेंटर होता है जहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। और रदरफोर्ड के मॉडल में बताया गया था इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। यानी कि रदरफोर्ड में अगर हम आ जाएं तो यहाँ कहीं न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, और सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। सारा का सारा जो मास है एटम का वो भी न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि यहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये लगभग दोनों के डिफरेंस थे, सभी बच्चों को इतना पता है। अब आइए जरा देखते हैं हमें एग्जाम में हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं। तो एग्जाम में इस बात का हम आंसर कैसे करेंगे बच्चों, हमें क्या बताना है, कह रहे हैं इन व्हाट वे, किन तरीकों से रदरफोर्ड का मॉडल डिफरेंट था किससे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, ठीक है ना। तो पहले आप थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में मेन चीजें बता दीजिए जो मैंने आपको बताया है, उसके बाद आप थॉमसन के बारे में बता दीजिए, बस खत्म हो जाएगा आंसर। आइए जरा देखते हैं लिखना क्या है। तो बच्चों देखिए, रदरफोर्ड के बारे में लिखना है आपको पहले। रदरफोर्ड प्रपोज्ड अ मॉडल इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ वेल डिफाइंड ऑर्बिट, ठीक है ना। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ वेल डिफाइंड ऑर्बिट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड के मॉडल में बताया था उसने। दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये जिस भी न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, जिस भी सेंटर की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस तो नहीं, जिस भी सेंटर की हम बात कर रहे हैं वो सेंटर कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेंटर बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक मतलब जो चीज बीच में रहती है, केंद्र मतलब सेंटर होता है ना, तो केंद्रक मतलब जो बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। कह रहा देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ही ऑल्सो प्रपोज दैट, अच्छा अब बच्चों याद करिए जरा, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि एटम का जो साइज होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एटम का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा होता है, या न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो एटम के साइज से बहुत कम होता है।
ठीक है ना। यानी कि अजीब सी बात है, सोचिए एक तो सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में, अभी मास की भी बात करेंगे रदरफोर्ड में, और वो मास जहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस साइज बहुत छोटा है। कल हमने देखा था, याद करिए, अगर हम एटम को कितना बड़ा माने, अर्थ कितना बड़ा, ठीक है, तो न्यूक्लियस कितना होगा, केवल 64 मीटर रेडियस का एक बॉल सोच लीजिए, मतलब 64 मीटर भी बड़ा होता है बट इतना बड़ा नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। तो सोचो अगर अर्थ को हम क्या सोचें, एक एटम के साइज से कंपेयर करें, मतलब लेट अस अज्यूम कि एटम कितना बड़ा है, अर्थ कितना बड़ा है, तो न्यूक्लियस उसके सामने ओनली 64 मीटर रेडियस वाला होता है। कल ये हमने आपको निकाल के दिखाया था, यानी कि एटम का साइज बहुत बड़ा और न्यूक्लियस का उसके सामने साइज बहुत छोटा। ये बात रदरफोर्ड ही बता के चले गए थे, तो ये बात हम लिखेंगे इनके मॉडल में, क्या कि ही ऑल्सो प्रपोज दैट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एटम का पूरा मास कहाँ सेंटर रहता है, उसके न्यूक्लियस में। कोई डाउट है बताइए। ये मेन बातें हमने बता दी रदरफोर्ड के मॉडल की। अब आप थॉमसन के मॉडल की बात कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक मार्कर से हमने आगे लिखा हुआ है, वेयर एज थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू अ क्रिसमस पडिंग। उसने एक एटॉमिक मॉडल बताया जो कि सिमिलर था किसके, क्रिसमस पुडिंग के। क्या क्या बताया था उसने, बोला था द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड बोल दो या आप एम्बेडेड बोल दो, बात क्या है, जड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड लाइक करेंट्स, CURRENTS करेंट्स, वही जो खाने का सामान लगा रहता है उसको बोलते हैं, इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। पूरा स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लाइक पुडिंग, मतलब जो केक वाला पार्ट होता है ना, उसी को पुडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो जो केक वाला पार्ट है वो पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज जैसे भरा हुआ, और उसमें जो चेरी वेरी तुम्हारी लगी हुई है उसको क्या बोला है, करेंट्स बोला है। तो वो चेरी वेरी कैसा बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन जैसा, इलेक्ट्रॉन मान लो उसमें जड़े हुए हैं। ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो किसके मॉडल को, थॉमसन के मॉडल को। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड लाइक करेंट्स इन अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर लाइक pudding and the mass of the atom was supposed to be uniformly distributed। ध्यान से चेक करो, रदरफोर्ड के मॉडल में सारा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड था, न्यूक्लियस में। सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड था, न्यूक्लियस में। लेकिन थॉमसन के मॉडल में सारा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। मास भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, कहीं कोई सेंटर ही नहीं था यहाँ पे तो इनके मॉडल में। ठीक है, पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था थॉमसन के मॉडल में। बात समझ नहीं। तो ये बच्चों थोड़ा सा आपको डिफरेंस लिखना है, कोई नई बात तो है नहीं, आप लोग को सारी बातें पता है। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। देखो रदरफोर्ड मॉडल का आपको ड्रॉबैक बताना है, इसकी कमियां क्या थी। देखिए बच्चों, आपको पता है ये बॉटल है हमारे पास, ये एक मैटर है, मतलब मैटर है एक मैटर क्या है, मैटर है, ये एटम से मिलकर बना है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। सुनो, अगर एटम स्टेबल ना हो तो मैटर भी स्टेबल, मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोचो, मान लो अगर एटम डिस्टर्ब हो जाए, एटम ही ना एग्जिस्ट करे किसी तरीके से, तो क्या मैटर बन पाएगा। मैटर तो बहुत सारे एटम से मिलके बना हुआ है, आपको पता है ना, मैटर बहुत सारे एटम से मिलके बना है। एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं, ये तो आपने पढ़ा है ना। सिंपल भाषा में बोलें तो कोई भी मैटर आप देख लो, हमारा जो हेयर्स है ये भी एटम से बने, हमारी स्किन भी एटम से बनी हुई, बॉटल भी एटम से, मार्कर भी एटम से, बोर्ड भी एटम्स का कलेक्शन है। तो अगर एटम ही स्टेबल नहीं हुआ तो मैटर एग्जिस्ट नहीं, कोई मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। सोचो दुनिया में कुछ होगा ही नहीं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो जरा ध्यान से सुनो। देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला था, उसने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ, याद है आपको क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ, रदरफोर्ड ने बोला था न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। किसमें, सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, इसको रोको, इतना तो तुम्हें भी पता है। एक बात मैं तुम्हें और बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन को आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हमने क्लास में आपको पढ़ाया है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। जैसे लंबाई को आप मीटर में नापते हो ना, वैसे ही चार्ज को हम किस में नापते हैं, कूलम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे बच्चों चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना, सुन लो, जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सलेट होगा, कभी भी याद रखिए अभी के लिए, वैसे तो हम क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सुन लीजिए, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सलेट होगा, अगर उसमें एक्सलेशन आ गया किसी तरीके से, एक्सलेशन आप लोग को पता है क्या होता है, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया तो हम उसको क्या बोलते हैं कि पार्टिकल एक्सलेट हो गया। तो किसी भी तरीके से अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट हो गया बच्चों, जब तक एक्सलेट नहीं हुआ तब तक कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट हो गया तो वो एनर्जी रेडिएट करने लगता है, एनर्जी
रेडिएट करने लगता है, मतलब एनर्जी निकालने लगता है अपने अंदर से। अब अपने अंदर से निकालने का मतलब ये है कहीं से लाएगा तो है नहीं, उसके पास एनर्जी का कोई सोर्स तो है नहीं, बेचारे की जो एनर्जी होगी वही तो रेडिएट करेगा। और सोचो अगर जैसे मेरे को खाना आप दे रहे हो, जब तक तब तक मेरी बॉडी में एनर्जी है, अब खाना मिलना बंद हो जाए धीरे धीरे क्या होगा, मेरी एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। तो सोचो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो जाए, अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक्सलेट हो जाए। पहले तो मेरी बात सुन लो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। सबसे पहले तो यही नोट लगाओ, एनी चार्ज पार्टिकल विच एक्सलेट, कोई भी अगर चार्ज क्या होगा तुम्हारे पास, पार्टिकल, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा और अगर ये एक्सलेट कर जाए, अगर क्या कर जाए, ये एक्सलेट कर जाए, एक्सलेट मतलब इसके वेलोसिटी में क्या जाए, चेंज आ जाए, तो बच्चों ये एनर्जी रेडिएट करता है। इट विल रेडिएट व्हाट, एनर्जी। ये कॉन्सेप्ट सभी बच्चे पहले याद कर लें, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट कर गया तो एनर्जी रेडिएट करता है। तो एनर्जी कौन से फॉर्म में सर रेडिएट करता है? देखो कुछ बच्चे रेडिएशन का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। एक बात बताएं, रेडिएशन का मतलब आप इस तरीके समझो, जैसे कि कहीं पे आग जल रही है ना ठंडियों के मौसम में, तो आप तो हाथ अपना दूर रखते हो, ठीक है, उसके बावजूद भी आपके हाथ में कुछ ना कुछ गर्मी जैसा लगता है, तो वो रेडिएशन आ रहे होते हैं, ठीक है। अब ये रेडिएशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप से रेडिएशंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल एक्सलेट करता है तो जो रेडिएशन निकलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकलते हैं। किसके फॉर्म में निकलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में निकलते हैं। अब ये क्लास 10th में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको क्लास 10th के वीडियोस में बताया हुआ है, लाइट वाले चैप्टर में, तो जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। बस अभी मोटी मोटी बात क्या सीखना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर गया तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा ये कौन से फॉर्म में रेडिएट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। इतना तो पढ़े होगे ना, साउंड वाला चैप्टर है, वैसे तो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, शायद अपलोड है, पढ़ सकते हो जाके। साउंड वेव्स की हमने वहां पे बात करी है। साउंड वेव्स, वेव्स क्या होता है? वेव्स मीडियम में एक डिस्टर्बेंस होता है जो एनर्जी को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, ठीक है। यानी कि मोटी मोटी बात ये, जब भी हम वेव की बात करेंगे तो हम एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक है। वेव्स अगर ट्रेवल कर रही है मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। वेव्स क्या कैरी करती हैं अपने साथ? एनर्जी कैरी करती हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब अभी अभी हमने क्या बोला कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट कौन से फॉर्म में करेगा? तो जवाब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी, वेव्स आ गया, वेव्स के साथ कौन सा शब्द लगा हुआ है? एनर्जी, यानी कि जरूर कोई एनर्जी ट्रेवल कर रही है, कोई एनर्जी चल रही है, तो यही मतलब है। बात समझ में आई कि नहीं? अब सोचो अगर ये पार्टिकल और एक्सलेट करता रहा लगातार, अगर ये एक्सलेट करता रहा तो लगातार एनर्जी, अगर ये एक्सलेट नहीं करता ना तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे रखा हुआ पार्टिकल है बेचारा चुपचाप, चल ही नहीं रहा है, तो अब इसमें जब वेलोसिटी ही नहीं तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ से आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जितनी पोटेंशियल जो भी उसमें एनर्जी है वो रहेगी अभी। लेकिन अगर वो एक्सलेट कर गया तो वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में, और कौन से रेडिएशन के फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन के फॉर्म में वो निकालने लगेगा बाहर। और जब निकालने लगेगा तो उसके पास एनर्जी का कोई सोर्स तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, उसके पास कोई बैग है उसमें एनर्जी रख के बेचारा बैठा हुआ है, उसको मिलती भी रहेगी पीछे से, ठीक। अब धीरे धीरे क्या होगी? उसकी एनर्जी लूज करने लगेगा, खत्म करने लगेगा, एनर्जी खत्म करने लगेगा अपनी। फिर उसके साथ प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? आइए हम देखते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये तो रदरफोर्ड ने बताया था कि हाँ भाई अगर कोई, हाँ क्या बताया था रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। बस इतना ही बोला था ना रदरफोर्ड में, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, बस, और तो कुछ नहीं बोला था। अब एक बात बताओ, सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व करते करते पार्टिकल एक्सलेट हो जाए, चार्ज तो है ही है, वो चार्ज पार्टिकल तो है ही, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है, अगर वो एक्सलेट भी कर जाए मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाए? चेंजेस आ जाए किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो एनर्जी रेडिएट करने लगेगा। अब सोचो अगर एनर्जी रेडिएट करने लगेगा तो धीरे 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 उसकी एनर्जी क्या होगी? डाउन होगी। सुनो सुनो, मान लो कि उसके पास एनर्जी है खूब, तो बढ़िया अपना मस्त घूम रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन अगर एक्सलेट हो गया किसी भी कारण से, एक्सलेट का मतलब वेलोसिटी में उसके चेंजेस आ गए। अब हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड, तो वो सब नहीं। सुनो, अगर ये एक्सलेट हो गया किसी भी कारण से, ठीक है बच्चों, तो ये एनर्जी रेडिएट करने लगेगा। और जब एनर्जी रेडिएट करने लगेगा तो पहले ना इलेक्ट्रॉन का अपने ऊपर ही कंट्रोल था क्योंकि उसके पास एनर्जी थी, तो वो ऐसे ऐसे घूम रहा था। जब बेचारे की एनर्जी चली जाएगी तो सोचो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा है? नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन बच नहीं पाएगा। सोचिए इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि भाई जब तक उसके पास एनर्जी थी तब तक मस्त अपना चल रहा था। अब जैसे तुम्हारे पास पैसे हैं तो आराम से अपना इंडिपेंडेंट हो, पैसा इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, आराम से इंडिपेंडेंट हो। अब भाई पैसे खत्म हो गए, पकड़ खींच ले रहे हैं, मतलब कोई भी तुमसे काम करवा रहा है, कुछ भी काम तुमसे ले रहा है तो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। तो वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन ने चलते चलते जब एक्सलेट हो गया तो एनर्जी रेडिएट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। अब उसकी एनर्जी खोती गई, खुद देने वाला कोई है नहीं,
ठीक, बेचारे को न्यूक्लियस ने क्या किया, खींच लिया। सुनो ध्यान से, जब न्यूक्लियस इसको खींचेगा ऐसे तो ये नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या आपने अपने घर में कहीं शॉर्ट सर्किट होते हुए देखा है? प्लस वाला तार जब माइनस में छूता है तो चिंगारी निकलती है, आपने देखा ऐसी कुछ? उसको हम डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है ना, आप एक सेल लीजिए ना, थोड़े से 2-4 सेल एक साथ जोड़िए ऐसे और एक तार प्लस टर्मिनल से एक नेगेटिव टर्मिनल से निकाल के टच कराओ, चिंगारी निकलती है उसमें, वो डिस्चार्ज होता है, प्लस माइनस से मिलता है। ठीक उसी तरीके से बच्चों ये जब नेगेटिव चार्ज आके कहां गिरेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास, तो सोचिए क्या होगा, बहुत सारी एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी जो निकलेगी तो हम बोल सकते हैं अरे सारा का सारा तो यहाँ पे जो भी एटम है वो किस में चेंज हो गया, एनर्जी में। मतलब न्यूक्लियस ही डिस्टर्ब हो गया, एटम डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सब एनर्जी में चेंज हो गया, तो मैटर ही कहाँ, मतलब एटम ही कहाँ रहा। और जब एटम ही नहीं रहा तो मैटर कहाँ से बनेगा, मैटर नहीं बनेगा तो दुनिया नहीं बनेगी। और अगर दुनिया ही नहीं है, बात समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब कि जो है दुनिया ही नहीं है का मतलब ये है कि भाई एटम तो हम लोग देखते हैं आसपास है, देखो इसमें भी स्टेबल है एटम, तो इसका मतलब रदरफोर्ड तो गलत था जो उसने बोल दिया सर्कुलर ऑर्बिट्स में। हाँ, अगर रदरफोर्ड ये बोल देता कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में तो रिवॉल्व करते हैं लेकिन इस सर्कुलर ऑर्बिट से लगातार इसको एनर्जी भी नेचर से मिलती रहती है, तब तो इलेक्ट्रॉन मस्त एनर्जी सर्कुलर ऑर्बिट से लेता रहता, कहीं से घूमता रहता। सुनो ध्यान से, जब बोर आया इसके बाद बोर के मॉडल ने यही कमी तो इसकी दूर करी। बोर के मॉडल ने क्या बोला, बोर ने अपने मॉडल में क्या बोला, उसने बोला कि हाँ ठीक है, रदरफोर्ड ने ठीक बोला था कि सर्कुलर पाथ में, लेकिन बोर ने अपने मॉडल में बोला कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। याद है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक है। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। जो उसने बोल ही दिया कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में वो रिवॉल्व करते रहते हैं, तो सुनो, कभी भी इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोर का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग जब उसने बोल ही दिया कि कहां रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बोर ने बोला था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में, तो जब उसने बोल दिया डिस्क्रीट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो क्या वो एनर्जी रेडिएट करेंगे? उसने तो बोल ही दिया कि एनर्जी लेवल होते हैं, नेचर में डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं। तो आप एक तरीके से भी आप छोटे हो क्लास 9 में तो अभी आप सोच भी सकते हो हाँ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलती होगी, उन्हीं नेचुरल ऑर्बिट से। के शेल का अलग एनर्जी है, एल शेल का अलग है, एम शेल का अलग है, पढ़े हो ना बोर के मॉडल में, के शेल, एल शेल, एम शेल। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो एनर्जी लेवल क्या करता जाता है, बढ़ता जाता है। और न्यूक्लियस के पास जो आपके शेल्स होते हैं उसका एनर्जी क्या होता है, कम। यहाँ लोअर एनर्जी, फिर हायर, फिर और एंड सो ऑन टू। इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में फिल होते हैं, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होते हैं। ये बोर मॉडल में आपने पढ़ा हुआ है। तो बताओ रदरफोर्ड से क्या गलती हो गई थी? उसने सिर्फ इतना बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं बस। अब वो सर्कुलर ऑर्बिट्स कैसे होंगे, मतलब वो क्या कोई डिस्क्रीट एनर्जी वाले लेवल होंगे, ऐसा तो उसने बोला नहीं। तो भाई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सलेट हो गए गलती से क्या अब चल रहे हैं तो एक्सलेट होने की अगर संभावना आ गई, लोगों ने उनसे पूछा, तो भाई एक्सलेट हो जाएंगे। तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सलेट होता है तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट करेगा। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होगी, बेचारा ढीला पड़ जाएगा और न्यूक्लियस उसको खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब गिर ही जाएंगे न्यूक्लियस में जाके तो डिस्चार्ज होगा, सब एनर्जी के फॉर्म में कुछ वहाँ धुआं निकलेगा, चिंगारी वगैरह। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो एटम का जब एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा तो बताइए क्या मैटर एग्जिस्ट करेगा? नहीं, पर मैटर तो एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, एटम भी एग्जिस्ट करता होगा, एटम स्टेबल होता होगा। इसका मतलब रदरफोर्ड की थ्योरी यहीं पे थोड़ी सी गलत हो गई। आइए जरा देखते हैं लिखना क्या है। तो बच्चों यहाँ पर लिखना ये है कि द ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। रदरफोर्ड की थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन था, मतलब वो जो ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, ये चीज़ स्टेबल नहीं थी, नॉट स्टेबल। पढ़िए, इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल, ठीक है। इसके स्टेबल होने की आशा नहीं की गई इस मॉडल में। क्यों नहीं की गई, आइए जरा देखते हैं कारण। कह रहा है एनी चार्ज पार्टिकल, क्योंकि देखो बच्चों उस टाइम रदरफोर्ड का जब मॉडल आया था तो उस टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे काफी काम हो चुका था और वहां ये पता चल चुका था कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट हो गया तो एनर्जी वो रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। तो इतनी खोज हो चुकी थी उस टाइम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी काफी बढ़िया चल रही थी उस टाइम। तो एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एन एक्सलेशन एंड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा था हमारा, चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट हो गया तो एनर्जी रेडिएट करेगा, कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ये हमने आपको यहाँ लिखवाया नहीं, बट वो एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। 10 द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड फाइनली फॉल इनटू द
न्यूक्लियस, और इस तरीके से वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा कभी ना कभी। और जब वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो क्या होगा, इन दिस वर्ड, इफ दिस वर्ड सो, अगर ऐसा हो जाए कि वो एनर्जी रेडिएट करे न्यूक्लियस में गिर जाए, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। एटम क्या रहेगा, हाईली अनस्टेबल, वो स्टेबल ही नहीं रहेगा। और अगर वो स्टेबल नहीं होगा, एंड मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ दैट वी नो, तो इस हिसाब से जो भी मैटर हम जानते हैं अपने आसपास, पेड़ पौधे पशु पक्षी, ये सब मैटर ही तो हैं, ठीक है ना, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल, ये जो बात इन्होंने करी थी क्या है, गलत है। तो बोर ने इसको कैसे सुधारा था वो हमने आपको भी बता ही दिया। उन्होंने बोला ना 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 ना, सर्कुलर पाथ में नहीं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, उन्हीं डेफिनेट एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। बात समझ में आई? एनर्जी लेवल शब्द का यूज किया था बोर ने, ठीक है, मतलब एनर्जी की अब टेंशन नहीं। हाँ बताओ। हाँ नहीं, अगर कोई पार्टिकल एक्सलेटेड नहीं है, देखो ये ऐसे चला जा रहा बेचारा मस्त, ये ऐसे अभी एक्सलेट नहीं हो रहा क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। अगर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है, इसकी वेलोसिटी में नहीं चेंज आ रहा। अगर ये देखो 5 से चला 6 से हो गया तो तुरंत रेडिएट कर देगा क्योंकि एक्सलेट हो गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया। ये आप पढ़ोगे, परेशान ना हो, ये आप क्लास 12 में पढ़ोगे, ज़्यादा भी हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 41 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। रीड मोर पे क्लिक करिए, आपका पूरा सिलेबस मिलेगा वहाँ पर। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन चेक करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।